हेलो एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। सो गाइस, ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें आप सभी को मैं 2012 से लेकर 2020 तक आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो गाइस, आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। और एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे क्या होता है, कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं और आपको एक बेनिफिट हो जाता है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्वेश्चंस गिवन हैं आपको ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु मेड द फेमस स्पीच ट्विस्ट विद डेस्टिनी। देखिए, ये एक स्पीच है ट्विस्ट विद डेस्टिनी। किसने दी थी ये स्पीच? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही ये स्पीच दी थी। ये स्पीच कब दी थी इन्होंने? 1947 में इन्होंने ये स्पीच दी थी, भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Now question number second, who was not associated with the making of the Constitution of India? क्वेश्चन कह रहा है जब भारत का संविधान बनाया गया तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसकी मेकिंग से, मतलब भारत के संविधान को बनने में वो जुड़ा हुआ नहीं था, उसका कोई रोल नहीं था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, महात्मा गांधी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रोल प्ले नहीं किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद सर सैयद अहमद खान। देखिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में सभी लोग जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले MEO कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में। आगे जाकर 1877 में यहाँ पे पूरे तरीके से एजुकेशन स्टार्ट हो गई, कॉलेज बन गया। देन 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। तो यहाँ पे इतना स्ट्रगल करने के बाद ये AMU में कन्वर्ट होती है, MAO कॉलेज। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑप्शन डी, रिलीजियस इंटॉलरेंस। देखिए, रिलीजियस इंटॉलरेंस वो चीज़ होती है कि जब कोई धर्म होता है उसके व्यक्ति अपने धर्म के प्रति टॉलरेट किए जाएं, और वो चीज़ पसंद नहीं थी हमारे सर सैयद अहमद खान को। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक मेन काम्फ। जो बुक है मेन काम्फ, ये किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है इसके? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन जो है इसके राइटर हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, विजन 2020 वॉज मेड बाय। विजन 2020 किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु सेड ग्रो मोर वीट, वीट विल विन दी वॉर। ये किसने कहा है? ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाओ, गेहूँ हमें युद्ध जिता सकते हैं। तो ये कहा है आपके ऑप्शन नंबर डी, विल्सन। विल्सन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज। जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल है वो किससे रिलेटेड है? तो पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट इन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी एक देश है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ, मतलब उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ है ये पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रूसोज रोट। रूसो एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उनकी किताब का जो नाम है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी बुक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, उड़द किसान सभा वॉज हेडेड बाय। उड़द किसान सभा किसने हेड की थी? करेक्ट ऑप्शन इज सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु वॉज द एम्परर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे रशिया का एम्परर कौन था? सो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हिस्ट्री से है ये आपका क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से है, क्लास 9th की हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन।
ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टार्स निकोलस। ठीक है, तासर निकोलस इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अली ब्रदर एसोसिएट विद, अली ब्रदर देखिए मोहम्मद अली एंड शौकत अली दो भाई थे। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों ही सगे भाई थे। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसको कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अपने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लेकर इन्होंने कोऑपरेशंस चलाए थे, स्ट्रगल्स किए थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, देखिए किस साल भारत में महात्मा गांधी लौट कर आते हैं। महात्मा गांधी भारत से कब गए थे ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जब महात्मा गांधी लौट कर आते हैं वो लौट कर आते हैं 1915 में। कहाँ गए थे महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका। क्यों गए थे साउथ अफ्रीका, वो एज अ लॉयर एक केस के लिए वहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, किसने उनको इस केस के लिए भेजा था। अगर आपको ये जानना है महात्मा गांधी के बारे में पूरा, आपको चाहिए एक लेक्चर कि महात्मा गांधी के ऊपर हो, उनके बारे में बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ, हनोई एक जगह है और ये कहाँ की कैपिटल है, ये कैपिटल है वियतनाम की। वियतनाम, ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Who was the emperor of France at the time of French Revolution? देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ का राजा कौन था, एम्परर कौन था। देखिए युद्ध तो काफ़ी सारे हुए हैं, रेवोल्यूशंस भी काफ़ी सारे हुए हैं। उन रेवोल्यूशंस के साथ साथ उनसे जुड़े हुए राजा रानी हमको ये भी पता होने चाहिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लुई 16। लुई 16 वहाँ का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। द लीग नेशन कमेंस्ड इन, लीग नेशन कब कमेंस्ड हुई थी। ठीक है, लीग नेशन कब कमेंस्ड हुई थी, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1921 में ये कमेंस्ड हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। विस्मार्क्स नेम इज एसोसिएट विद, विस्मार्क है उसका नेम किससे जुड़ा हुआ है, सो ये जुड़ा हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब जर्मनी को बनाया गया था उससे इसका नेम जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वाटरलू इन 1815 इज द फेमस डिफीट ऑफ, देखिए वाटरलू का जो युद्ध था वो 1815 में लड़ा गया। अभी किसने लड़ा था, ये लड़ा था नेपोलियन ने, और इसमें नेपोलियन की डेथ भी हुई थी। नेपोलियन डाइड, नेपोलियन मर भी गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1938 वॉज द इन्वेजन ऑफ जर्मनी अगेंस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, पहला विश्व युद्ध, वो कब होता है, वो 1914 से, इट मीन्स 1914 से 1918 तक चलता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है विश्व का दूसरा युद्ध, ये कब से कब तक चलता है, ये चलता है 1939 से 1945 तक। आपको ये दोनों डेट्स ही याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी 1939 में, इसमें जर्मनी ने किसके ऊपर इन्वेजन किया था। सो जर्मनी ने जो इन्वेजन किया था वो किया था हमारा पोलैंड के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोलैंड ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ किस चैप्टर से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं। सो आपका क्या काम बनता है, आपका काम बनता है कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करें। आप इस चीज़ में ना जाएं कि कहाँ से कैसे करूँ क्या करूँ, बस आपको ये याद होने चाहिए, आप रट लीजिए। मेरे कहने का मतलब रट लेना गलत नहीं है यहाँ पे। अगर आप इनको भी याद कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। द वोल्शेविक्स वर एसोसिएट विद, वोल्शेविक्स किससे एसोसिएट करते हैं, तो ये एसोसिएट करते हैं रशिया से। आगे क्वेश्चन नंबर 20, द कांग्रेस अडॉप्ट द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस इन इट्स सेशन हेल्ड इन 1929 एट। देखिए कांग्रेस जो है वो भारत की पहली पार्टी थी। कब बनाई गई थी, 1885 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा ये पार्टी डेवलप हुई थी। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस कब डिमांड कर दी थी इस कांग्रेस पार्टी ने, तो ये डिमांड कर दी थी लाहौर सेशन में। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा पोर्ट है जो डेवलप हो चुका था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, कंडला पोर्ट। कंडला पोर्ट जो है फर्स्ट कंप्लीट डेवलप हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हो गया तो कंडला पोर्ट डेवलप हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन विच ईयर द फर्स्ट जूट मिल सेट। देखिए फर्स्ट जूट मिल कहाँ सेट हुई थी ये आपको मुझे कमेंट करना है, और फर्स्ट जूट मिल कब सेट हुई थी इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये सेट हुई थी 1959 में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Which state of India has made compulsory for all the houses rain water harvesting। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बारिश से आने वाले पानी को बचाना अनिवार्य कर दिया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया, कंपलसरी किया। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बरसात होती है, देखिए पानी की कमी हर जगह होती है, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने सोचा इस पानी को ना वेस्ट करते हुए इसको यूज़ किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल क्या है हमारे भारत का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 3.28 मिलियन। आप 28 मिलियन मत बोलिएगा, पॉइंट के बाद डिजिट्स को हम ब्रेक करके बोलते हैं, ना कि उसको एक साथ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज इन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिफाइंग। देखिए डाइवर्सिफाइंग एंड ग्रोइंग का मतलब दोनों का समझाती हूँ। डाइवर्सिफाइंग का मतलब है फैलना, विस्तृत होना। ग्रोइंग का मतलब वो बढ़ोतरी कर रही है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? तो वो है केमिकल इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरस मिनरल। कौन सा इनमें से फेरस मिनरल नहीं है? देखिए दो तरीके के मिनरल होते हैं, एक होता है नॉन फेरस, एक होता है फेरस। तो फेरस मिनरल वो है जिसमें आयरन पाया जाए, ठीक है। नॉन फेरस है जिसमें जो आयरन है वो नहीं पाया जाए। तो देखिए इसके तीन जो ऑप्शन है, टिन, निकल, कोबाल्ट, इन सब में आयरन पाया जाता है, ठीक है, पर जो मैग्नीज है इसमें आयरन नहीं पाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वेयर आर दी कुद्रमुख माइन आयरन ओर लोकेटेड। कुद्रमुख आयरन माइंस जो हैं जहाँ से हम निकालते हैं लोहे को, वो माइंस कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 28। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन दी वर्ल्ड। भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किस चीज़ का? चाय का, फलों का, सब्जियों का। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सभी चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच इज़ नॉट द रिसोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन दी स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझिए। सबसे पहले तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन वो है जब आप अपने ज़मीन का बुरा यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी उत्पादकता ख़त्म हो जाती है, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से हो रहा है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इसका मुख्य कारण बताना है, रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट रीज़न क्या है। ऑप्शन ए माइनिंग है, ओवर ग्रेजिंग है, या फिर ओवर इरिगेशन है, या नन ऑफ दीज है। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवर ग्रेजिंग। जब हम अपने जानवरों को ज़्यादा समय तक ज़मीन पर छोड़ देते हैं और वो चरते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द रिवर विच राइज एट यमुनोत्री ग्लेशियर इज। यमुनोत्री ग्लेशियर पे कौन सी नदी जाकर मिलती है? देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यमुना ऑप्शन में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हिमालयन रिवर आर। देखिए हिमालयन रिवर कौन सी है? हिमालयन रिवर बतानी है हमें इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पेरिनियल जो है हिमालयन रिवर है। आगे है असाल्ट वाटर लेक। नमकीन पानी वाली जो नदी है वो कौन सी है? काफ़ी इजी है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सांबर। सांबर नदी जो है पानी वाली नदी है जिसमें खारा पानी पाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि प्योर वाटर वाली नदी कौन सी है जिसमें शुद्ध पानी पाया जाता है? ये आप अपनी ज्योग्राफी में देखिएगा, क्लास 10th की ज्योग्राफी में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अ लैंड मास सराउंडेड बाय द सी ऑन दी साइड इज नोन एज। लैंड मास
ज़मीन का वो हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भारत दिख रहा है। देखिए भारत की इमेज को हम इस ट्रायंगल से समझ सकते हैं। अगर इस तरीके का ट्रायंगल मैं बनाती हूँ तो आप समझिए भारत है, और भारत का निचला हिस्सा जहाँ ये श्रीलंका लाई करता है। तो हमें ये बताना है कि जो पानी से तीनों साइड से ढका हुआ है, एक साइड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो जब तीनों साइड पानी से ढका हुआ है तो उस ज़मीन के टुकड़े को, उस ज़मीन के हिस्से को हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेनिनसुला। पेनिनसुला हम उस साइड को कहते हैं जो तीनों साइड से पानी से ढकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अ रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। रिवराइन का मतलब समझिए क्या होता है रिवराइन का मतलब। देखिए जब नदी होती है, नदी ये बह रही है और इसके जस्ट फ्रंट पे अगर हम एक पोर्ट बना देते हैं, बंदरगाह बना देते हैं, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तो उस बंदरगाह को, उस पोर्ट को रिवराइन पोर्ट कहते हैं। और अब हमें बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो रिवराइन पोर्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अ पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ इज। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से क्या मतलब है? देखिए दो तरीके के सेक्टर होते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे मान लो मैं हूँ और अगर मैं किसी को काम दे रही हूँ, मैंने अपनी फैक्ट्री ओपन की, तो ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट जॉब भी कहते हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आप किसको कहेंगे? जो गवर्नमेंट चलाती है, जो गवर्नमेंट चलाती है उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर बताइए जो आयरन और स्टील प्लांट का है, छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है, वो कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज भिलई, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बेटर पोजीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? देखिए इंसान जो है, इंसान की तरक्की किस चीज़ से होती है? उसके पैसे से होती है, उसकी वेल्थ से होती है, उसकी एजुकेशन से होती है, उसकी हेल्थ से होती है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेज़र। तो बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये है डी ऑप्शन, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द टर्म ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब पूरी अर्थ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो अलग अलग देश हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ट्रेड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, और न्यूज़ के थ्रू। तो इसको हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो ऑल ओवर कनेक्टेडनेस होती है। तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्लूड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तो जीडीपी इंक्लूड करता है ऑल फाइनल इंटरमीडिएट सर्विसेज, जितनी भी इंटरमीडिएट सर्विसेज होती हैं उसको। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इन विच सेक्टर वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। भाई ये क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। किस ऐसे सेक्टर में जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है? तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसका होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट जॉब्स जिनको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो। भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है? तो ये है ऑप्शन ए असम। असम में सबसे ज़्यादा गरीबी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। एक्सेस ड्यूटीज़ आर टैक्सेस ऑन। एक्सेस ड्यूटीज़ का जो टैक्स है वो किस पर लगता है? तो 41 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 42 पे। हवाला इज़, हवाला क्या है? So the option C is correct. Sorry, option B is correct. The illegal transaction of foreign exchanges. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। An individual cannot open his account in। एक व्यक्ति अपना जो खाता है किस बैंक में नहीं खोल सकता है? 43 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। SEBI क्या है? SEBI ये जो है एक सेचुरेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम नेगेटिव। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कब नेगेटिव हो जाते हैं? तो 46 का ऑप्शन सी करेक्ट है, व्हेन टोटल आउटपुट टर्न्स डाउन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। अ कंट्री इज सेड टू बी कंज्यूमिंग इट्स कैपिटल व्हेन। एक कंट्री अपने कैपिटल को कब कंज्यूम कर रही होती है?
हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है जब इसका नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो है नेगेटिव क्वांटिटी की तरफ जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द रियल वेज अर्न बाय द वर्कर इज मीन बाय, जो रियल वेज है, वेज का मतलब होता है भाई पैसे, जो रियल वेज कोई भी वर्कर कमाता है वो किस चीज़ के थ्रू कमाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट था, नीचे आप देख सकते हैं द परचेजिंग पावर ऑफ हिज अर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आई थिंक हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, एन एब्सोल्यूट पर कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ पुअर कंट्री इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 50, अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय, अल्टीमेटली मनी की वैल्यू हम किसे डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्हाट इट विल बाय। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल क्या है, मालदीव एक जगह है भाई, कैपिटल बतानी है इसकी। सो 51 का सी ऑप्शन सही है, मेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। विच इज़ द ऑथर ऑफ अ नोवेल अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया के नोवेल के कह सकते हैं ऑथर कौन है, तो यहाँ जो ऑप्शन है सी वो सही है, E.M. फॉरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 53, द इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली ब्रॉट ग्लोरी टू आर कंट्री, भारत के लिए ग्लोरी किसने की है। भाई देखिए पेपर जो है वो 2012 का है, कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी किसने की है फिलहाल में। सो 2012 का है ये पेपर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान कहते हैं हम उनको। भाई बॉयज़ को क्रिकेट बहुत पसंद होता है एक्सेप्ट गर्ल्स, सो आपको ये याद हो जाएगा, बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ। हु रोट मधुशाला, मधुशाला किसने लिखी है, 54 का जो है ऑप्शन सी सही है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर। ठीक है, एक उनकी ये है कर शपथ, ये पोएम है उनकी। आगे बढ़ते हैं, इन आवर कंट्री सेंसस इज कैरिड आउट आफ्टर एवरी, सेंसस होती है जनगणना, आपके घर कुछ लोग आते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपकी एज पूछते हैं, कितने परिवार में लोग हैं, सदस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो हर 10 साल बाद ये सेंसस होती है। अब कब होगी, 2021 में होगी। ठीक है, और इट मीन्स कि अभी होगी, इसी ईयर में होगी, अब जैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। वैसाखी मार्क्स डैश न्यू ईयर डे, बैसाखी देखिए पंजाबियों का त्यौहार है, तो जब बैसाखी मनाते हैं तो उसका मतलब है एक नई साल शुरुआत हो जाती है, और बैसाखी जो है वो फर्स्ट न्यू ईयर की तरह मान लीजिए, न्यू ईयर वाला दिन मानते हैं वो अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। UNICEF इज़ एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से रिलेट करती है, चिल्ड्रन के वेलफेयर, चिल्ड्रन के वेलफेयर उनकी एजुकेशन वगैरह से रिलेट करते हैं, हेल्थ वेल्थ से। आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रेजेंट हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब प्रेजेंट की थी, तो ये की थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैनाल सिटी, इसमें से कौन सा जो है कैनाल सिटी नहीं है, इसका जो ऑप्शन है डी, बैंकॉक, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। व्हाट इज़ द एवरेज पल्स रेट ऑफ अ 1 year old बेबी, 1 साल के बच्चे की पल्स रेट क्या होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 120 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो डिड नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू, अमीर खुसरो ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है किस चीज़ में। देखिए अमीर खुसरो जो है बढ़िया पोइट थे, ठीक है, लिरिक्स वगैरह देते थे, लिटरेचर वगैरह लिखते थे, तो जो है इनका जो रोल नहीं है वो लॉ वगैरह के अंदर नहीं था, लॉ वगैरह नहीं प्रैक्टिस करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। द MAO कॉलेज एट अलीगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस, भाई देखिए मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। MAO कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, मैंने बताया MAO कॉलेज नहीं था, पहले स्कूल था, ये स्टैब्लिश हुआ 1875 में। कॉलेज कब बनता है, 1877 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। नादिर शाह अटैक दिल्ली, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अटैक किया, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1739 में। आगे बढ़ते हैं। हु डिड इंट्रोड्यूस
मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था अकबर ने। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आई विल मेक वीडियो श्योरली। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। सर सैयद रोट अ कमेंट्री ऑन, कमेंट्री, सर सैयद ने कमेंट्री लिखी है, किस चीज़ के ऊपर लिखी है? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, बाइबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाइज बरीड इन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बढ़िया सूफी संत थे, तो इनको कहाँ पे बरीड किया गया? ठीक है, तो इनको बरीड किया है अजमेर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। दे आर डैश सुराज इन कुरान, कुरान जो है मुसलमानों की होली बुक है, तो इसके अंदर टोटल कितने सुराज हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी 114 ये करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 68, प्रॉफिट मोहम्मद PBHU डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सेरेमन एट, भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, इसके अंदर जो मैंने आपको PBHU के बारे में पढ़ाया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, आपके इस वाले पेपर में भी आए हैं, होप सो आगे भी आएंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, इसको आपको करना है। सो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अरफात ना। क्वेश्चन नंबर 69, द बैटल ऑफ माउता वॉज अगेंस्ट, बैटल ऑफ माउता किसके अगेंस्ट थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द क्रिश्चियंस ऑफ द रोमन एम्पायर ना। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रॉफिट मोहम्मद PBHU डेट ऑफ बर्थ इज, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट। कई बार ये बोलते हैं बट ये रॉन्ग है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 20 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ था 570 AD में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सिर्फ इनके आंसर्स टेक कर दूंगी और आपको सॉल्यूशन जो है सेल्फ करना है। ठीक है, 71 का जो है वो बी ऑप्शन है। 72 ऑप्शन ए। ठीक है, 73 ऑप्शन सी। 73 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 74 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 75 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। 76 का जो है ऑप्शन बी एंड 77 का ऑप्शन सी। 78 का जो है वो है ऑप्शन ए। 79 का जो है वो है ऑप्शन डी। 80 का जो है वो है ऑप्शन ए। 82 उसका ऑप्शन सही है डी। और 80 का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। 81 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, डी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ। 82 है उसका जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट है। 83 इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 84 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 1। 85 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 86 इसका ऑप्शन ए करेक्ट है एंड 87 इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 88 इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 90 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 90 का ऑप्शन सी करेक्ट है। सो फंडामेंटल राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट हैं, इसका जो हार्ट एंड सोल माना गया है वो माना गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को। ना क्वेश्चन नंबर 92, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी वॉर वगैरह को रोकने के लिए। इसके परमानेंट मेंबर्स बताने हैं, तो इसके 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? यूके, यूएसए एंड रशिया, फ्रांस एंड चाइना। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ।
हु एंजॉय द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्राइव, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 94, विच वीमेन वॉज unanimously elected president of UN General Assembly, सो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, which Indian has served as a judge of International Court of Justice, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 96, for becoming a member of Legislative Assembly, a candidate must have attained the age of, member of Legislative Assembly बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए, ऑप्शन बी। Now 97, when who happens to be an ex officio chairman of the Council of States, राज्यसभा, तो इसका सही ऑप्शन जो है ए, वाइस प्रेसिडेंट। 98, क्वेश्चन नंबर 98, हु रोड सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? ऑप्शन डी, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, करेक्ट ऑप्शन इसका है। प्लेटो इज द ऑथर ऑफ बुक, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, द रिपब्लिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गॉट अ सिंगल पार्टी सिस्टम, कौन से देश में ऐसा है कि सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, यहाँ पे आपका 2012 का पेपर फिनिश होता है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर यू श्योरली। और उसके बाद मैं आगे कल कंटिन्यू करूँगी 2013 का पेपर। सो ये सीरीज़ है, आपको ये कंटिन्यू रखनी है अगर आपको नंबर चाहिए तो। Thank you so much watching this video. Hit a like and subscribe button. Thank you so much.